हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और उसका नाम है संगम पॉलिटी। संगम पॉलिटी, जैसा मैंने आपको बताया, ये डीप साउथ, मतलब अगर आप हिंदुस्तान का जो आप मैप देखेंगे तो उसमें आप क्या पाते हैं, नॉर्दर्न इंडिया और उसके बाद में पेनिनसुलर इंडिया। और पेनिनसुलर इंडिया का जो सबसे निचला हिस्सा है उसको बोलते हैं डीप साउथ, जिसमें कि तमिलनाडु का एरिया आता है, केरल का एरिया आता है और कुछ आंध्र प्रदेश के हिस्से भी, और कर्नाटक के जो लो लैंड वाला एरिया है वो भी आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2nd सेंचुरी बीसी से, क्योंकि जो इसको डीप साउथ भी बोलते हैं, सबसे दक्षिण का इलाका, और यहाँ पर सभ्यता का विकास 2nd सेंचुरी बीसी से होती है। मतलब अगर नॉर्दर्न इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये काफ़ी विलंब से यहाँ पर सिविलाइजेशन का विकास हुआ। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि चालकोलिथिक पीरियड में हमने क्या पाया था, कॉपर और स्टोन का उपयोग पाया था। और उसके बाद हमने ये भी कहा था कि उसके तुरंत बाद कुछ जो उसके फेजेस थे वो हड़प्पन कल्चर के समकालीन थे, माने कंटेम्प्रोरी थे, और कुछ जो फेजेस थे वो प्री हड़प्पन थे और कुछ जो फेजेस थे वो पोस्ट हड़प्पन थे। मतलब 700 बीसी तक भी हमें चालकोलिथिक फेज ऑफ द सिविलाइजेशन मिलता है हिंदुस्तान में। लेकिन जब हम डीप साउथ की बात करेंगे तो चालकोलिथिक फेज मेगालिथिक फेज में कन्वर्ज हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेगालिथिक फेज क्या होता है। सीधे मेगालिथिक फेज में कन्वर्ज हो जाता है और उसके बाद राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 1st सेंचुरी एडी टू 3rd सेंचुरी एडी आप देखेंगे कि वहाँ पर 3 राज्यों का उदय होता है, और वो 3 राज्य हैं चोला, पांड्या और चेरा। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिस तरह से लौह का या आयरन का ज़बरदस्त उपयोग हुआ था इंडस गंगेटिक वैली में, और जिसके कारण से 16 महाजनपद का उदय हुआ था, तो उसी तरह से 2nd सेंचुरी बीसी में 4th सेंचुरी से लेकर 2nd सेंचुरी बीसी तक आते आते वहाँ भी आयरन का, मतलब डीप साउथ में भी आयरन का उपयोग होने लगा। और ये जो आयरन का उपयोग होता था वो दूसरे पर्पस से होता था। जहाँ नॉर्दर्न इंडिया में उसका उपयोग बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए किया जा रहा था, अभी 4th सेंचुरी बीसी से लेके 2nd सेंचुरी बीसी तक या 1st सेंचुरी बीसी तक वहाँ मेगालिथिक पीपुल आयरन का इस्तेमाल तो कर रहे थे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड पैमाने पर कर रहे थे। 1st सेंचुरी एडी के से लेकर के 3rd सेंचुरी एडी के बीच में जो अपलैंड एरिया में जो मेगालिथिक पीपुल रह रहे थे वो डीप साउथ में चले गए। मतलब अब वो डेल्टाइक, जो कावेरी आप जानते हैं, कावेरी का डेल्टा, वहाँ पर उन्होंने पूरे जंगल को साफ किया, उसको पूरे लैंड को रिक्लेम किया, और उसके बाद में बड़े पैमाने पर जोर शोर से खेती होने लगा। और इसके बाद वहाँ पर 3 किंगडम की उत्पत्ति हुई। तो हम बारी बारी से इसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो मेगालिथिक पीपुल क्या होता है, सबसे पहले आपके कोर्स में भी है, यूपीएससी के कोर्स में भी है, एमपीएससी में भी है। तो मेगालिथिक पीपुल क्या होता है? ये जो मेगालिथिक थे वो दक्षिण पेनिनसुलर इंडिया के अपलैंड एरिया में, माने तमिलनाडु के ऊपरी हिस्से में, वहाँ पर वो निवास करते थे और वहाँ पर उनका सेटलमेंट पाया जाता है, लेकिन बहुत कम पैमाने पर पाया जाता है।
ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर हमें महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। एमपी में भी पाया जाता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। जो सबसे ज़्यादा जो तादाद है, जो संख्या है, वो हमें कहाँ मिलता है? अपलैंड एरिया, तमिलनाडु के अपलैंड एरियाज़ में। और ये इसकी जानकारी हमें उनके जो ग्रेवयार्ड हैं, ग्रेवयार्ड मतलब जहाँ कब्र में उनको दफनाया जाता था उस ज़माने के लोगों को, तो उससे जानकारी हमें मिलती है कि वो कब्र को चारों तरफ से पहले पत्थरों से घेरते थे। दैट ग्रेवयार्ड वाज इंसर्किल्ड बाय स्टोन्स। तो और इसके बाद में उसमें बॉडी को रखा जाता था। और हम देखते हैं कि हमें स्केलेटन माने जो डेड बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हमें मिला है। और इसके अलावा हमें पॉटरी, जो बर्तन जो रोज़मर्रा के जीवन में हम उपयोग करते, वो लोग जो उपयोग करते थे, वो भी हमें उस ग्रेवयार्ड से मिला है। और उसके अलावा जो लोहे से बने हुए पदार्थ, आयरन ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं, जैसे सिकल, जैसे होय माने कुदाली, जैसे कि स्पीयर हेड्स, और जैसे कि ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल, और सिकल जो धान काटने में उपयोग होता है। तो ये सारे, इसके अलावा एरो हेड, तो ये सारे जो सामान हैं वो हमें मेगालिथ स्ट्रक्चर से माने ग्रेवयार्ड से मिलते हैं। उससे हमें दो जानकारी मिलती है। पहला कि उनका जो एग्रीकल्चर का जो जानकारी था वो बहुत ही लिमिटेड था जब तक वो अपलैंड एरिया में रह रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स बहुत कम मिल रहे हैं। लेकिन लड़ाई के औजार जैसे कि एरो मतलब तीर, और जैसे कि ट्राइडेंट या सिकल्स, इसके औजार ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ज़माने में वो आखेट पर मतलब शिकार करने में ज़्यादा उनका जोर था, कृषि पर उनका जोर बहुत कम था। और दूसरा जो जानकारी हमें इस ग्रेवयार्ड से मिलती है वो क्या है? उनके रिलीजियस थॉट्स के बारे में। लाइफ आफ्टर डेथ माने मरने के बाद में, जिस तरह से हमने बहुत सारे सिविलाइजेशन में आपको बताया, मिस्र में और बेबीलोन में, उसी तरह से उनकी ये धारणा थी कि मरने के बाद भी आदमी को रोज़मर्रा के सामानों की ज़रूरत होगी, और इसीलिए वो बहुत सारे सामान उसमें ग्रेवयार्ड में रखते थे। और इसी कारण से हमें ये जानकारी मिलती है कि वो लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में भी सोचते थे, और जिसके कारण से उनके जो ग्रेवयार्ड उसमें विभिन्न प्रकार के सामग्री पाया जाता है, जिसमें कि आयरन के भी सामान पाए जाते हैं। और इसी को बोलते हैं मेगालिथिक या मेगालिथ। लेकिन दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी आते आते मेगालिथिक पीपुल अपलैंड एरिया से नीचे उतरते गए, और वो जो कावेरी के डेल्टा है वहाँ पर वो पहुँच गए। वहाँ के डेल्टा को उन्होंने क्या किया? रिक्लेम किया, मतलब उनको साफ सफाई किया, वहाँ को जंगल को हटाया। अब चूँकि वो आयरन का इस्तेमाल करना जानते थे, तो इसीलिए उन्होंने पूरे एरिया को साफ करने के बाद में वहाँ पर जोर शोर से खेती करना प्रारंभ किया। और इसमें दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स काम कर रहे थे। पहला, नॉर्दर्न इंडिया से, उत्तरी भारत से बहुत सारे ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट, जैन साधु उन इलाकों में डीप साउथ में गए, सुदूर दक्षिण में गए, और ये जो रूट था वो था दक्षिणापथ। आप जानते होंगे कि दक्षिणापथ का इलाका कैसे है, मतलब उसका जो रूट था वो आप नक्शे में देखेंगे तो वो
कोस्टल एरिया होते हुए नॉर्दर्न इंडिया को जोड़ता है। और लगभग जो अभी आप जो रेलवे लाइन देखते हैं, साउथ इंडिया को हावड़ा से जो चेन्नई को जो जोड़ता है, उसके समकक्ष ये दक्षिणापथ जाता था। और उसी रूट से अधिकांश उत्तर भारत के लोग उस रूट से सुदूर दक्षिण में या डीप साउथ में वहाँ पहुँचते थे, और जिसमें कि ब्राह्मण, बुद्धिस्ट और जैन मुनि ऋषि, उनके द्वारा उन इलाकों को पूरी तरह से ब्राह्मणाइज किया गया, हिंदुआइज किया गया। तो एक फैक्टर तो ये था, और दूसरा फैक्टर था कि इस इंडो रोमन ट्रेड जो है 2nd सेंचुरी बीसी से 4वीं शताब्दी एडी तक ये बड़े पैमाने पर इनका ट्रेड होता था, जिसके कारण से इन जो बाद में जो राज्य बने उनमें ज़बरदस्त खुशहाली आई, रेवेन्यू के बहुत अच्छे साधन हो गए थे, जिसके कारण से किंगडम का विकास हुआ। तो ये 3 किंगडम के बारे में हम अभी आपको बताएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आयरन के उपयोग होने से, लोहा के उपयोग होने से, सबसे पहले जो गंगेटिक बेल्ट में जो आयरन का उपयोग हुआ था, अब वो आयरन का उपयोग डीप साउथ में, सुदूर दक्षिण में, हालांकि उसमें पीरियड करीब 400-500 वर्ष लग गए, लेकिन वहाँ पर जब उत्तर भारत के लोग भी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने इसका उपयोग किया, और इसके कारण से डीप साउथ में भी स्टेट क्राफ्ट, मतलब राज्य या किंगडम की उत्पत्ति हुई। और जो 3 किंगडम के बारे में हमने अभी बताया, वो इसी पीरियड में उनकी उत्पत्ति हुई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमें संगम पॉलिटी के बारे में जो स्रोत है वो कहाँ से मिलता है? तो अभी हम जो संगम लिटरेचर है, ये पहला स्रोत है, वो है संगम लिटरेचर। अब जैसा कि आपको मालूम है कि जो करीब 3 महत्वपूर्ण काउंसिल्स हुए हैं, संगम मतलब काउंसिल, असेंबली, और जिसमें कि 2nd और 3rd जो असेंबली है उनके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। 1st काउंसिल के रिकॉर्ड्स या बुक्स हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। तो जैसे कि उनका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट 2nd काउंसिल का जो था कि तोल्कापियम, जो बहुत बड़ा ग्रंथ है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। तो इस तरह से जो संगम लिटरेचर है उससे हमें संगम पॉलिटी के बारे में जानकारी मिलती है, और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि करीब ये 9000 वर्षों तक ये चला था। हालांकि इसको ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता है, लेकिन हमें जानकारी है कि 3 संगम इस पीरियड में हुए, और जिसमें बहुत सारे डिस्कशंस के और चर्चा के आधार पर बहुत सारे किताब लिखे गए हैं। तो एक तो स्रोत है संगम लिटरेचर, और दूसरा है रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, जैसे कि रॉक एडिक्ट 2nd और 13, जिसमें कि सम्राट अशोक ने ये इन तीनों किंगडम के बारे में बताया। उसके बाद में सत्यपुत्राज भी बताया, जिसके बारे में अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है कि वो इसके बारे में क्या बता रहे हैं। तो रॉक एडिक्ट जो अशोक के द्वारा जारी किए गए थे, सम्राट अशोक के द्वारा, इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि उस जमाने में भी ये 3 किंगडम मौजूद थे। और इसके अलावा अकाउंट्स ऑफ मेगास्थनीज, जो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता था, उससे भी हमें इन राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट सोर्स हुआ। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि 3 किंगडम इस्टेब्लिश हुए, और ये 3 किंगडम कौन कौन थे? चोला, पांड्या और चेरा।
चोला की जो राजधानी थी वो थी, पहले तो थी उरेयूर में, और उसके बाद में उनका दूसरा राजधानी था कावेरीपट्टनम में। कावेरीपट्टनम एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था। तो और इनका जो उस पीरियड के जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो किंग थे, राजा थे, उसको बोलते हैं करिकल, जिसका पीरियड है 190 एडी। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पांड्यास और चेराज दोनों को डिफीट किया था, दोनों को हराया था। तो उस पीरियड के हिसाब से चोला किंग, सबसे जो महत्वपूर्ण चोला किंग था, उनका नाम था करिकल। दोस्तों एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो चोला जो वंश है, डायनेस्टी है, ये 3री शताब्दी के बाद में इसका डाउनफॉल होते गया। लेकिन ये ध्यान करने वाली बात है कि जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि 9वीं शताब्दी के बाद में फिर चोला का राइज हुआ, जिसमें कि राजराज चोला और राजेंद्र चोला, और जिसने कि गंगईकोंडा चोलापुरम की उपाधि हासिल किया था, जो गंगा नदी के तट पर यहाँ तक पहुँच गए थे और वहाँ पर भी अपना जो है ना उत्तर भारत में भी उन्होंने अपना डंका पीट दिया था, सारे राजाओं को हरा दिया था। और इस पीरियड में हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ में उनके वाणिज्य व्यवसाय बहुत मजबूत हो गए थे। जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। और इसके अलावा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था विलेज के स्तर पर। तो उसके बारे में, वो दूसरा पीरियड है चोला का, उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम ये बता रहे हैं कि जो अभी वर्तमान जो चोला पीरियड है, जो संगम पीरियड का जो चोला वंश है, डायनेस्टी है, उसका जो डिक्लाइन वो 3री शताब्दी एडी के बाद में होने लगा। तो अपने चरमोत्कर्ष काल में करिकल ने चेरा को भी हराया, पांड्या को भी हराया और सीलोन को भी हराया, जिसको कि आज की तारीख में श्रीलंका कहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति थी डीप साउथ में 2nd सेंचुरी बीसी से लेके और 3rd सेंचुरी एडी तक। इसके बाद जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो राजवंश था, डायनेस्टी था, वो था पांड्या। और ये पांड्या की राजधानी थी मदुरई, रामनाथ, तिनावेली, ये 3 इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट आज की तारीख में हैं उनके इलाके में आते थे। और नेदुनचेजियन जो है उनका सबसे बड़ा किंग था पांड्यास का उस जमाने में, और इन्होंने चेरा और पांड्या को हराया था। तो और पोर्ट जो था, पोर्ट का नाम था कोरकई, और दूसरा पोर्ट का नाम था सलीयूर। और जो तीसरा जो राजवंश था उसको बोलते हैं चेरास, जो केरल आज की तारीख में जो आप मालाबार जो इलाका देखते हैं वहाँ पर स्थित था। और जो नॉर्दर्न जो ट्रावनकोर है और जो कोचीन का इलाका है, ये तीनों इलाके जो है उनके क्षेत्राधिकार में आते थे, चेरा के क्षेत्राधिकार में आते थे। और उनका जो कैपिटल था वो था, उसका नाम था वंजी, VANZI, वंजी। और नेंदुजेरल एरान 155 एडी में ये चेराओं का सबसे बड़ा किंग हुआ था। और सेंगुतुवन काफ़ी प्रतापी राजा हुआ था, और इसके पीरियड में उन्होंने पांड्यास को और चोलास को हराया था। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो तीनों किंगडम थे वो बारी बारी से शक्तिशाली होते गए, और जब वो शक्तिशाली होते थे तो फिर दूसरे किंगडम को हराते थे। जिस तरह से नॉर्दर्न इंडिया में हमने देखा था कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, त्रिकोणीय मुकाबला किसके बीच में हुआ था? 8वीं, 9वीं, 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटा के बीच में लगभग 200 वर्षों तक इनका लड़ाई झगड़ा होता रहा, और जिसके कारण से तीनों राजवंश कमज़ोर होते गए और बाद में राजपूतों का उदय हुआ।
इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ भी 3 किंगडम का उदय हुआ, जिसके बारे में सम्राट अशोक ने भी के रॉक एडिक्ट से भी हमें जानकारी मिलती है, संगम लिटरेचर से भी हमें जानकारी मिलती है। लेकिन सबसे जो कमी थी, इतना उपजाऊ वाला इलाका होने के बावजूद भी सबसे जो कमी थी वो ये थी कि ये तीनों किंगडम आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे ये कमज़ोर पड़ते गए। तो दोस्तों, अब संगम पॉलिटी के बारे में, संगम, जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि जब आप पॉलिटी की बात करते हैं, मतलब राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, तो उसके 2 भाग होते हैं। पहला होता है थ्योरी ऑफ किंगशिप और दूसरा होता है एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन। तो किंगशिप का आधार क्या है? जैसे कि मैंने आपको मौर्जन पॉलिटी में, गुप्ता पॉलिटी में किंगशिप का आधार बताया था। आप उस वीडियो को जरूर देखें, जो हमारे द्वारा यूट्यूब पर अपलोडेड किए जा चुके हैं। तो इसी तरह से जब संगम पॉलिटी की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये 3 जो किंगडम थे, उसके महत्वपूर्ण जो प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप था वो क्या था। तो हम पाते हैं कि वहाँ भी जो कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, माने जो राजा था वो एब्सोल्यूट था, निरंकुश था। मोनार्की या राजतंत्र वहाँ पर भी तीनों राज्यों में विद्यमान था। जिस तरह से उत्तर भारत में मोनार्की था गुप्ता पीरियड में भी और मौर्जन पीरियड में भी, उसी तरह से हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ की तीनों किंगडम में मोनार्की माने राजतंत्र स्थापित था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं कि राजा को ईश्वर का अवतार माना जाता था। अब देखिए, आप ये ऐसा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि उस समय तक उत्तर भारत में मौर्यों का अवसान हो चुका था और नॉर्दर्न इंडिया में इंडो ग्रीक, पार्थियन, स्काइथियन, कुषाण, और कुषाण का पीरियड आपको मालूम है, कनिष्क का 78 एडी, और जो करिकल का जो पीरियड है, जो चोला किंग, जिसको चोला किंग करिकल का जो पीरियड है वो क्या है, 155 एडी, 190 एडी, और पांड्या का तो 190 एडी, 190 एडी ईस्वी। और इसके पहले उत्तर भारत में हम क्या देखते हैं, कुषाणों का राज्य हो चुका था। और कुषाण चूंकि चाइनीज वो सेंट्रल एशिया से आए थे और चीन के जो सम्राट होता था उसको क्या बोलते थे, सूर्य का अवतार, सन गॉड ऑन द अर्थ। तो उससे कुषाण प्रभावित हुए और उन्होंने अपने नाम के पीछे बहुत बड़े बड़े टाइटल अडॉप्ट किया, अपनाया, और उन्होंने ये कहा कि जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है धरती पर। तो आप चूंकि आप नॉर्दर्न इंडिया से लोगों का आवाजाही बहुत ज़्यादा दक्षिणापथ के रास्ते से फार सुदूर दक्षिण में होने लगा, इन किंगडम के विस्तार में उनकी भूमिका भी हुई। तो इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि अब जो 3 किंगडम जो उत्पत्ति हुआ उसमें राजा को क्या कहा जाने लगा कि किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। तो इसके कारण से राजा की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ये जो ईश्वर की अवधारणा या ईश्वर की
का जो कल्पना किया गया था राजा के साथ में कि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसके पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि दूसरे लोग राजा की बराबरी नहीं कर सकें और इससे जनता में एक सम्मान भी प्राप्त होगा और दूसरा विद्रोह की संभावना भी कम रहेगी। इसके पीछे ये लॉजिक था। तो अब इस तरह से हम देखते हैं कि संगम एज में जो पॉलिटी था वो था मोनार्कल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वो तीनों किंगडम में था, चेरा, पांड्या एंड चोला में। इसके अलावा जो किंग को जो है वो क्या कहा जाता था? वेंडर, VNDR। चूंकि दक्षिण भारत और तमिल वर्ड्स हैं तो वो बहुत टिपिकल वर्ड्स हैं, तो आपको कुछ वर्ड्स याद करने होंगे और क्योंकि ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आप, चूंकि टफ वर्ड है हम उत्तर भारतीयों के लिए, लेकिन फिर भी याद करना होगा। तो वेंडर, राजा को बोलते थे वेंडर। और दूसरा जो लोकल चीफ्टेन होता, जो लोकल जो मुखिया होता था, जो प्रभावी लीडर होते थे, उसको क्या बोलते थे? मन्नार। राजा, जिस तरह से हमने गुप्ता पीरियड में देखा था या मॉडर्न पीरियड में कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था, उसी तरह से हम देखते हैं कि जो संगम पीरियड के जो राजा हुए हैं दक्षिण भारत में, उनको भी असिस्ट करने के लिए काउंसिल होता था, इंपॉर्टेंट मेंबर होते थे। लेकिन उसके दो भाग थे। पहला था एम पुरुकुलु में, खास करके जो पुरोहित, जो वहां पर पुरोहितार कहते थे, पुरोहितार, इसमें मेंबर होते थे पुरोहितार, जिसको कि उत्तर भारत में पुरोहित कहते हैं, जो खास करके ब्राह्मण होता था। तो संगम एज में भी जो इस एम पुरुकुलु के जो सदस्य होते थे, उसके जो मुख्य जो सदस्य था वो था पुरोहितार। दूसरा आर्मी चीफ, माने सेना का जो हेड होता है वो। और तीसरा जो राजदूत, जो दूसरे देशों में राजदूत उनके द्वारा भेजे जाते थे, वो भी मेंबर होते थे। और तीसरा स्पाइस, जो स्पाइस जासूसों का जो हेड, वो भी इस सेलेक्ट मेंबर, ये सेलेक्ट कमिटी होता था। इसको एम पुरुकुलु जो है वो एक सेलेक्ट कमिटी था, बहुत खास लोगों का, बहुत छोटा काउंसिल हुआ करता था। ये आज की तारीख में आप कैबिनेट मान लें इसको। हालांकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन कैबिनेट में आज के भारतीय संविधान के मुताबिक कैबिनेट में बहुत ही लिमिटेड मेंबर्स होते हैं और वही डिसीजन करते हैं। तो इसी तरह से संगम पॉलिटी के दौरान भी हम देखते हैं कि दो प्रकार के काउंसिल थे। पहला एम पुरुकुलु और दूसरा एन पेरायम। अब उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो एम पुरुकुलु में पुरोहित, जिसको पुरोहितार कहते हैं, आर्मी चीफ माने सेना के जनरल, जो चीफ कमांडर इन चीफ, एम्बेसडर में राजदूत, और चौथा स्पाइज, जासूसों का मुखिया, और मिनिस्टर्स, विभिन्न विभागों के मिनिस्टर, मंत्री, ये सारे लोग मेंबर होते थे। अब जैसा कि आप देखते हैं कि मौर्य के पीरियड में, उस जमाने में आपने वहां भी देखा होगा कि स्पाइनेज का या जासूसों का बहुत लंबे चौड़े ढंग से अर्थशास्त्र में इसकी व्याख्या किया गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस जमाने में राजा को बहुत ज़्यादा खतरा रहता था, उनके जान पर बहुत ज़्यादा खतरा रहता था, कंस्पिरेसी का बहुत ज़्यादा खतरा रहता था, अपने लोगों से खतरा रहता था कि कभी भी राजा की हत्या की जा सकती है। और हत्या करने के भी बहुत कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता था, स्लो पॉइजन की पद्धति अपनाई जाती थी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और विद्रोह को हमेशा अक्सर विद्रोह होते रहते थे, उसको दबाने के लिए स्पाइनेज सिस्टम या की व्यवस्था हम मौर्यों में भी देखते हैं और संगम पॉलिटी में भी देखते हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि जो उनका जो सेलेक्ट कैटेगरी, जो कोटरी ऑफ एडवाइजर्स था, जिसको कि हमने एम पुरुकुलु बताया, उसमें
इस जो स्पाइस का, जो जासूसों का जो हेड था, वो भी उसका मेंबर होता था। और इसके अलावा विभिन्न विभागों के जो मंत्री होते थे वो भी इसके मेंबर होते थे। ये राजा के सबसे विश्वस्त सलाहकार होते थे। दूसरे प्रकार के जो काउंसिल थे जो राजा को राजकाज में मदद करते थे, वो अपेक्षाकृत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, तो उसका नाम था इनपेरायम। अब इसमें जो मेंबर्स होते थे उसमें अकाउंटेंट, जैसे आज की तारीख में भी अकाउंटेंट है, अपने हिंदुस्तान में सीएजी काम कर रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो सारे एक्सपेंडिचर पर नजर रखता है। उसी तरह से उस जमाने में भी अकाउंटेंट्स होता था। और एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स, जो कार्यपालिक अधिकारी थे, वो भी इसके मेंबर होते थे। जैसे पीरियोडिक के पैलेस गार्ड्स, जैसे मैंने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, क्योंकि उस वहाँ पर राजा के जो परिवार के सदस्य हो की सुरक्षा का जिम्मा पैलेस गार्ड्स पर निर्भर रहता था। और वहाँ पर उन्हीं लोगों की नियुक्ति होती थी जो राजा का सबसे विश्वस्त व्यक्ति होता था। और जैसा कि हमने मुगलों के पीरियड में भी देखा है, सल्तनत पीरियड में भी देखा है, तो पैलेस गार्ड्स और इसके अलावा जो राजा के दरबार में जो बुद्धिमान या प्रतिष्ठित लोग होते थे, जो राज्य में जिनका किसी विषय में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज होता था, जिसको लोग इज्जत की निगाह से देखते थे, हाईली प्रेस्टिजियस, वो लोग भी इस इंपेरियम का सदस्य होते थे। तो इस प्रकार से दो प्रकार के काउंसिल्स राजा को राजकाज में असिस्ट करने के लिए बनाए गए थे। राजा को मिलिट्री व्यवस्था भी चाहिए। अब हम चलते हैं मिलिट्री व्यवस्था पर। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देखते हैं कि जब राजतंत्र होता है तो राजतंत्र में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। किसी भी तंत्र में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, लेकिन राजतंत्र में मिलिट्री पर विशेष ध्यान दिया जाता था। क्यों? कि मिलिट्री जो होता था उस जमाने में, उसका जो मुखिया होता था वो कौन था? राजा। भले ही कमांडर इन चीफ हो, लेकिन उसके ऊपर जो हेड होगा, मिलिट्री कमांडर इन चीफ होगा, वो कौन होगा? राजा होगा। क्योंकि उसकी जो सत्ता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो उसका मिलिट्री कितना ताकतवर है। ये बात आपने मौर्यन पीरियड में भी देखा, और यही बात आपने चंद्रगुप्त सेकंड के समय में देखा। और इसी बिंदु पर हमने डिक्लाइन ऑफ टर्क्स, एक हमारा टॉपिक है यूट्यूब पर, उस पर भी हमने चिन्हित किया कि राजा की सत्ता इस बात पर निर्भर करती थी कि उसका मिलिट्री कितना मजबूत है। तो वह मिलिट्री का प्रधान होता था, कमांडर इन चीफ भी होता था, लेकिन वो उसके नीचे होता था। उसका काम था, कमांडर इन चीफ का काम था कि जो कर्मचारियों के, जो सेना के जवानों की जो ग्रीवेंसेज हैं उसको दूर करने का, प्रॉपर अनुशासन मेंटेन करने का। लेकिन बैटल फील्ड में लीड करने के लिए राजा स्वतः जाता था। तो यहाँ पर जो संगम पीरियड में जो हम देखते हैं कि जो मिलिट्री के तीन भाग थे, मतलब कैवेलरी, दूसरा इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, कैवेलरी माने घुड़सेना, और एलिफेंट्री माने हाथी सेना। जैसा कि आप जानते हैं कि डीप साउथ में, केरला में बड़े पैमाने पर हाथी पाए जाते हैं। तो एलिफेंट्री एक विंग होता था, और ये तीनों सेना के डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम, उनके ग्रीवांसेस को दूर करने का काम अक्सर उनके मिलिट्री चीफ किया करते थे। लेकिन अल्टीमेट ऑथोरिटी जो था वो राजा के पास था, चाहे वो चेरा किंगडम हो, चाहे वो पांड्या किंगडम हो, चाहे वो चला किंगडम हो। तो हेड ऑफ द बटालियन जो था, हेड ऑफ द बटालियन को
क्या कहते थे? नायक। अभी आपने ये वर्ड जो नायक है वो बाद में महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया, नायक बोलते थे। और इसके अलावा हमें जुडिशियल सिस्टम के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो जैसा कि राजतंत्र में होता है कि राजा जो होता है वो सबसे सुप्रीम जज होता है, उसी तरह से संगम पॉलिटी में भी जो सुप्रीम जज था वो कौन था? राजा था। उसके नीचे बहुत सारे मजिस्ट्रेट हुआ करते थे जो न्याय का काम करते थे। जो टाउन में जो कोर्ट होता था उसको बोलते थे अवई। अवई, टाउन में जो कोर्ट काम करता था उसको बोलते थे अवई। और जो गांव में जो काम करता था विलेज में उसको बोलते थे, उस कोर्ट को बोलते थे मनरम। डिस्ट्रिक्ट को नाडू बोला जाता था, नाडू। और इसी से अभी आप देखते हैं तमिलनाडु, तमिल जिला। अगर आपको क्लियर करेंगे, नाडु मतलब होता है जिला, तो नाडु मतलब डिस्ट्रिक्ट, और उर मतलब टाउन, UR, टाउन। तो इस तरह से मैंने बताया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो इनके सेना में जो पैदल सेना या घुड़सवारी सेना या हाथी सेना, इसमें तीनों में सबसे जो महत्वपूर्ण सेना जो हुआ करता था, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द एलिफेंट, तो एलिफेंट्री भी बहुत ज़्यादा मजबूत सेना हुआ करता था। इसके बाद में हम बताएंगे आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स है संगम पॉलिटी में, वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो दोस्तों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? विलेज की स्वायत्तता। इसके बारे में हमें 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी में जब चोला राजवंश का पुनः प्रादुर्भाव हुआ, और जिसके बारे में हमने अभी बताया, तो वो हमें उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है। लेकिन ये जानकारी जो मिलती है वो बाद के चोला वंश के उदय के बारे में, उस समय जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम कर रहा था उसके बारे में मिलती है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो संगम पॉलिटी की बात कर रहे हैं। तो उस जमाने में 3 प्रकार का ग्राम सभा होता था। ग्राम सभा जो होता था वो 3 प्रकार का होता था। एक सभा का नाम था उर, UR, उर। ये जो विलेज होते थे वो कॉमनर्स के होते थे, आम जनता के लिए होता था। और उर को इसमें जो है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, जिसको कि औलुंगम, औलुंगम कहते थे, औलुंगम। दूसरे प्रकार का जो विलेज था वो था ब्रह्मदेव विलेज, जिसको कि अग्रहार विलेज कहते हैं। और दोस्तों, ये अग्रहार विलेज कौन था? जो ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स दिए गए थे। जैसे कि आपको मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था, गुप्ता पीरियड में और उसके बाद राजपूत पीरियड में, कि उत्तर भारत में बहुत ज़बरदस्त तरीके से लैंड ग्रांट्स दिए गए थे। बाद में डेक्कान में सतवाहनों के द्वारा लैंड ग्रांट्स बहुत ज़्यादा दिए गए थे। तो अब जो ब्राह्मणों को जो लैंड ग्रांट्स राजा के द्वारा दिया गया था उसको क्या बोला जाता था? अग्रहार विलेज। तो ये जो विलेज थे वो टैक्स फ्री विलेज हुआ करते थे और इसका अपना बहुत ज़्यादा महत्व था। तो दूसरे प्रकार के जो विलेज थे, अग्रहार विलेज, उसको क्या बोलते थे? सभा या महासभा। सभा विलेज। और तीसरा था नगरम। ये नगरम जो था वो शहरों के लिए था और इसमें
जो काउंसिल हुआ करती थी वो उसके जो मेंबर होते थे वो सभी ट्रेडर्स होते थे, तो या गिल्ड्स के मेंबर होते थे। तो इसके अतिरिक्त जो सभा जो था, जो सबसे जो स्पेसिफिक पॉइंट है अग्रहार विलेज के लिए, तो इसमें ऐसे विलेज जो ब्राह्मणों को टैक्स फ्री लैंड दिया गया था, यहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बहुत जबरदस्त बड़े पैमाने पर इसका विकास हुआ दक्षिण भारत में। और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता था जिसको कि कार्यपालिक बॉडी, जिसको कि वरियम बोलते थे, वरियम। और इसमें 30 से 75 लोग, 30 to 75 पर्सन्स इसके मेंबर हुआ करते थे। और जो 3 साल के लिए चुने जाते थे लॉटरी के सिस्टम से, माने चुनाव नहीं होता था आज के जैसा, लॉटरी सिस्टम से इसका चुनाव होता था। और यही जो 30 से लेकर 75 जो सदस्य थे वो गांव के विकास के लिए, गांव के जमीन के सुधार के लिए, गांव में शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए, गांव में जल व्यवस्था या जल निकासी का व्यवस्था करने के लिए, गांव में मेडिकल सुविधा करने के लिए, ये सारी व्यवस्था का जो जिम्मा था वो सभा या महासभा विलेज पर होता था। तो और ये जो विलेज था वो जैसे मैंने बताया कि वो अग्रहार विलेज के लिए लागू था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सभा माने ग्राम सभा जो है वो 3 प्रकार के विलेजों के लिए या शहरों के लिए लागू था। और ये अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए किसी केंद्रीय सत्ता पर निर्भर नहीं थे, इनकी अपने आमदनी के स्रोत थे, इनका अपने चुनाव का पद्धति था। ये गांव के जितने भी समस्या होते थे उनका निपटारा करने की शक्ति इनके पास में थी। ये जो पद्धति अभी संगम पीरियड में जो चला उसी का उत्तरोत्तर विकास हम बाद के जो चोला पीरियड में जो 8वीं 9वीं शताब्दी से जो उनका जो शुरुआत हुआ दोबारा से, उसमें हमें उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सेकेंड फेज का उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन से। तो इस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे ग्राम स्वराज जो गांधी जी ने कहा था, वो दक्षिण भारत में ईसा पूर्व 200 वर्षों सेकेंड सेंचुरी बीसी से ही वहां पर शुरू हो गया था, जो 30वीं शताब्दी एडी तक, जब तक ये राजवंश चला तब तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बहुत ज़बरदस्त ढंग से वहाँ काम किया। अब दोस्तों लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि जो संगम के पीरियड के जो लोग थे वो किस प्रकार से अपने जीविकोपार्जन करते थे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वो आयरन का भरपूर इस्तेमाल करने लगे और जिसके कारण से खेती भी बहुत ज़ोरदार ढंग से होने लगा, की वृद्धि हुई और जिसके कारण से राज्य व्यवस्था भी 3 जगह स्थापित हुआ। और इसके अलावा उन्होंने जो है वो पशुपालन करना शुरू कर दिया, मछली पकड़ना शुरू कर दिया। और इसके अतिरिक्त टेक्सटाइल में भी के इंडस्ट्री में भी उनका ज़बरदस्त वृद्धि हुआ। और जो हथियार बनाने का जो कला है उसमें भी वो पारंगत हो गए। और इसके अतिरिक्त जो कारपेंट्री उद्योग है और जो चमड़े का उद्योग है या मेटल स्मेल्टिंग का जो जैसे कि धातु को गलाने का जो तरीका है, टेक्निक्स है, इसकी भी जानकारी उन्हें भलीभांति हो गया था। और जिसके कारण से उनका व्यापार भी रोम साम्राज्य के साथ में बढ़ने लगा। पर्ल का, खास करके मोती का बहुत ज़बरदस्त उन्होंने उत्पादन करना शुरू किया और जिसकी डिमांड पश्चिमी देशों में बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा जो ब्लैक पीपर बोलते हैं, जो वो भी बहुत ज़्यादा पश्चिमी देशों में इसकी डिमांड थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य खास करके ऑगस्टस के पीरियड में बहुत
ज़बरदस्त ढंग से इन संगम किंगडम का रोमन साम्राज्य के साथ में व्यापार हुआ। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि जो व्यापार होता था उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, मतलब जितना संगम किंगडम इंपोर्ट करते थे रोमन साम्राज्य से, उससे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करते थे। तो हमेशा रोमन साम्राज्य के साथ में जो उनका जो ट्रेड था वो प्रॉफिटेबल था, लाभदायक था, जिसके कारण से इनका जो राजस्व का जो स्रोत था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि इस पीरियड में सिक्के का उपयोग बहुत कम हुआ था, ज़्यादा नहीं हो पाया था। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार जो है वो बार्टर सिस्टम, मतलब आपसी लेन देन के आधार पर होता था, और ये उसका एक कमी था। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि ये तीनों किंगडम बहुत ही ज़्यादा रिच किंगडम था, शक्तिशाली किंगडम हो गया था, और करीब 500 वर्षों तक वो वहाँ स्थापित रहे। बाद के वर्षों में पुनः चोला साम्राज्य का उदय हुआ, फिर पांड्याज का भी उदय हुआ, और ये हम देखते हैं कि ये सल्तनत पीरियड तक गया है। तो अब जो लास्ट जो पॉइंट है वो है कि इनका रिलीजन क्या था। तो जैसे कि आप देखते हैं कि जो उत्तर भारत के जो बहुत सारे जो ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट, जैन वहाँ पर गए, उन्होंने अपने अपने धर्म का प्रचार किया। तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो डीप साउथ में भी पड़ा, और बुद्धिस्ट का या आजीविका सेक्ट जो है उसका भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्थान था। जैनिज़्म भी बहुत ज़्यादा फला फूला, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ वो हुआ ब्राह्मणिज्म को, जो बाद में जिसको हिंदुइज्म कहा जाता है। और इनके जो सबसे बड़े जो देवता थे उसको क्या बोला जाता है, मुरुगन। उसी तरह से जो उत्तर भारत के जो वैदिक जो देवता थे, इंद्र, या जो और दूसरे जो गॉड थे वो भी वहाँ पर स्थापित हो गए, उनका भी इम्पोर्टेंस हुआ। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट जो गॉड था, जो ईश्वर था, उसको बोलते हैं मुरुगन। एक बात जो सोशल जो सोसाइटी का जो के बारे में हम 2 लाइन बताना चाहते हैं कि जिस तरह से उत्तर भारत में हमने देखा था कि वर्ण सिस्टम विकसित हुआ था, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों की उत्पत्ति हमें देखने को मिला। लेकिन जब हम संगम पॉलिटी में देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 2 वर्ण की उत्पत्ति हुई, और 2 वर्ण क्या था, ब्राह्मण और शूद्र। वैश्य और क्षत्रिय, ये दोनों वर्ण का विकास वहाँ नहीं हुआ, और उनके सोसाइटी में हमें इन 2 वर्णों को देखने को संगम पीरियड के दौरान देखने को नहीं मिलता है। तो जो सबसे जो निचले तबके के लोग थे उसको क्या बोला जाता है, पेरियाज। इसको अनटचेबल भी कहते थे। जिस तरह से उत्तर भारत में हमने देखा कि बहुत सारे जो शूद्र हैं उनको अनटचेबल, मतलब अस्पृश्य जाति का दर्जा दे दिया गया था, उसी तरह से दक्षिण भारत में भी जो लोअर क्लास के जो लोग थे, बहुत सारे लोअर क्लास, उसमें अनटचेबल को, मतलब उनको अस्पृश्य बना दिया गया था, जिसको कि तमिल में पेरियाज बोला जाता था। और एक जो माइनस पॉइंट था वो था देवदासी सिस्टम। ये जो बाद में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया दक्षिण भारत में। देवदासी सिस्टम के बारे में आप जानते ही हैं, सोशियोलॉजी क्लास में हमने बताया था। देवदासी, अब ये देवदासी सिस्टम के तहत में लड़कियों को किसी मंदिर को गिफ्ट दे दिया जाता था, और वहाँ के पर्टिकुलर गॉड से उसकी शादी करा दी जाती थी। हालांकि बाद में बहुत ज़्यादा जैसे भरतनाट्यम वगैरह डांस की उत्पत्ति
मंदिर के प्रांगण से ही हुई दक्षिण भारत में, लेकिन इन देवदासियों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगी क्योंकि इसमें करप्शन को भी बढ़ावा मिला और ये बहुत हाल तक ये प्रथा चालू था, जो भी आज़ाद भारत में इसको बंद कर दिया गया है। तो इसकी भी शुरुआत, देवदासी प्रथा की शुरुआत हमें संगम पॉलिटी से ही देखने को मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने 50 मिनट के वीडियो में कोशिश किया कि आपको कुछ दक्षिण भारत या डीप साउथ के पॉलिटी के बारे में बताया जाए। आप अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें। कमेंट्स अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, उससे मुझे पता चलेगा कि हमारा जो लेक्चर का क्वालिटी है वो किस स्तर का जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम और उसमें क्या क्या सुधार ला सकते हैं। तो ये जब तक आप कमेंट्स नहीं लिखेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। तो आपको मेरा मूल्यांकन करना जरूरी है। तो दोस्तों अभी मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं। अगर आपको कोई पॉइंट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।